नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा रसायन शास्त्र का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। हम लोगों ने रसायन शास्त्र के अंतर्गत एक नया सीरीज शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग 500 एमसीक्यू देखने वाले थे, जो कि पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग सेट 1 देख रहे थे, जिसमें 150 सवाल है और इसका पार्ट 1 वीडियो आप लोग का अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसे देखिए, उसमें 25 सवाल जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो पार्ट 2 का वीडियो होगा, उसमें हम लोग 50 सवाल सॉल्व करेंगे। ये सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर आपका तैयारी का जांच करना है तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए जो आए हुए सवाल हैं उसको सॉल्व करने का। देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि पहले हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर होगा अमिश्रणीय। दूसरा है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, क्या है? विलायक, कोलाइट, घुला हुआ पदार्थ या सस्पेंशन। ये एक घुला हुआ पदार्थ है जिसको हम लोग सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। जो कम मात्रा में रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ये स्थान एक यौगिक नहीं है, तो लेड जो है वो एक यौगिक नहीं है बल्कि एक तत्व है। एटॉमिक नंबर इसका 82 है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। रेत का चीनी का मिश्रण खाली स्थान का एक उदाहरण है, तो ये क्या है? विजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलयन, सजातीय मिश्रण, निलंबन। तो विजातीय है क्योंकि इसका रेशियो जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होगा। तो रेत और चीनी का मिश्रण जो है विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ये तो रासायनिक चेंज हो गया। मोमबत्ती का जलना, ये भौतिक रासायनिक दोनों हो गया। दूध से दही बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। पानी का चीनी में घुलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। आप लोगों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताया गया है, कमेंट करके बता सकते हैं कि फिजिकल चेंज का और केमिकल चेंज में एक बेसिक अंतर क्या होता है। अगला सवाल है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है क्योंकि वाष्प को पुनः हम जल के रूप में ले आ सकते हैं। इस तरह का भौतिक परिवर्तन हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। तो इसका आंसर बी होगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, क्योंकि वापस हम उस सब्जी को अपने पूर्व अवस्था में नहीं ला जा सकते, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन होगा। बाकी सब आपका भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल है, संक्षारण के उदाहरण है। सिल्वर पर काले रंग का परत जमना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, लोहे पर भूरे रंग का परत बनना। तो तीनों का तीनों जो है वो संक्षारण का उदाहरण है। एक तरह से जंग लगना हम लोग कहते हैं, तो तीनों का तीनों जंग लगने का ही उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दूध का आस्कंदन। कहने का मतलब है दूध जो खट्टा हो जाता है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे पुनः उसी रूप में पाया जा सकता है, लेकिन दूध एक बार खराब हो जाने के बाद हम लोग पुनः उसको वापस उस रूप में ला नहीं सकते, इसलिए केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल टी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कथन है, उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। तो हाँ, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाता है। उच्चतर तापक्रम पर आणविक गति और द्रुत करने का मतलब स्पीड हो जाती है, तो स्पीड हो जाती है। तो हाँ, अगर हम किसी भी ऊष्मा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है और इस तरह से उसका रासायनिक अभिक्रिया भी तेज हो जाता है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, जल का अपघटन
हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये है आपका ऊष्मा के रूप में यहाँ पे उत्पन्न होती है। जल का हाइड्रोलिसिस, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बहुत यहाँ पे जानते हैं तो यहाँ पे लवण और जल, ये जब लवण और जल आपस में मिलते हैं तो अम्लीय और क्षारीय लवण बनाते हैं। तो इस तरह का घटनाक्रम जो होता है वो आपका हाइड्रोलिसिस होता है। एक्चुअली ये 3 टाइप का होता है। तो जो आपका केमिस्ट्री का वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें देखिए, उसमें बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। पहले अभी हम लोग सवाल देख रहे हैं, तो अभी इसका आंसर जो हो जाएगा ऊष्मा के रूप में यहाँ पे उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखना, दूध को 8 घंटे तक गर्म करना, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे आपका 150 फ़ारेनहाइट तक आपका इसको गर्म किया जाता है। 145 डिग्री से 145 से 150 फ़ारेनहाइट तक इसको गर्म किया जाता है और उसके बाद 30 मिनट के बाद, यहाँ पे 30 मिनट के बाद अचानक इसको ठंडा किया जाता है आपका 55 डिग्री सेल्सियस तक। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी यहाँ पे हानिकारक कीटाणु होते हैं वो कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसीलिए ये आंसर होगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एकाएक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। पॉस्चराइजेशन संबंधित है तो किससे है? दूध के निर्जमीकरण से, दूध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, दूध के आसवन से। तो यहाँ पे है दूध के निर्जमीकरण से। यहाँ कहने का अर्थ हो गया कि जीवाणु को जो नष्ट किया जा रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? अलवणीयकरण समुद्र जल, प्रतिलोम प्रसारण रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पॉस्चराइजेशन चाय। तो अभी हम लोग देखें, पॉस्चराइजेशन चाय से संबंधित नहीं है, ये दूध से। तो ये गलत है यहाँ, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, इनमें कोई संबंध नहीं होता है, वही रहता है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि ये क्या होगा। तो इसके बारे में एक्सप्लेन बहुत डिटेल से आप लोगों को वहां पे बताया है कि जब हम अशुद्धियों को डालते हैं तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। उसके बाद है अगला सवाल है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, अर्थात हम समझ सकते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। यही आंसर आपका सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर जो होता है आपका, प्रेशर जो होता है वो सीधे प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। और जब बॉइलिंग प्रेशर अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है आपका धीरे धीरे और घटते जाता है। तो ऊंचाई और प्रेशर में उल्टा रिलेशन है, और जब प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो घट के 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, कथन ए है, निम्नलिखित नमक और बर्फ के मिश्रण से 100 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इसको बताना है आपका कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आप देखिए, ए जो कह रहा है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा आपका सही, क्योंकि जब नमक हम डालते हैं तो वो जो है -5 डिग्री आसपास में ही वो पिघलना शुरू हो जाता है। दूसरा है, नमक के बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। हिमांक को बढ़ाता नहीं है बल्कि वो घटा देता है। जैसे 0 से घट के ये कितना हो गया -5 डिग्री, इसलिए तो नमक को डाल के रास्ते को साफ किया जाता है। तो ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कोहरे में द्रव्य में कौन सा कोलाइडी तंत्र है? कोलाइड के अलग अलग हम लोग प्रकार देखे थे। तो यहाँ पे कोहरा में आपका क्या है, वायु ज्यादा है और लिक्विड कम है, तो इसलिए गैस में ड्रॉ हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 100 ग्राम चीनी का आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त आप लोग बताइए कि असंतृप्त क्या होता है, चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ये स्पष्ट हम लोग जो वीडियो पढ़ा रहे हैं उसमें बताया गया है कि इसमें आयतन जो है कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि वो जो है उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, अगर ये जल है H2O है, ये H2O है, तो जो चीनी होगा इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में यहाँ पे
व्यवस्थित हो जाएगा और इस तरह से हमको जो है यहाँ पे आयतन बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बाकी सब चीज बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसी स्थान में वो समाहित हो गए। तो इसका आंसर जो होगा वो टी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। परासरण ओस्मोसिस के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर आता है। देखिए यहाँ पे उल्टा बोल दिया है, यहाँ सांद्र बोल दिया है, सांद्र घोल से तनु नहीं बल्कि तनु से सांद्र, उल्टा यहाँ पे बोल दिया है। तो इसको आपको देखना है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन टू हाई जाता है, हाई टू लो जाता नहीं है। तो ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस के बारे में आप लोग उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो इस तरह से प्रतिलोम प्रसारण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है, तनु पे नहीं लगाया जाता है बल्कि हाई यानी कि आपका सांद्र घोल पे प्रेशर लगाया जाता है। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट को उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बताया गया था, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। जनरली रंगीन जो पदार्थ होते हैं उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद अगला हम लोग सवाल देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन होता है जिसमें ठोस जो होते हैं यानी लिक्विड में ना चेंज होके सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं, या गैस जो है वो सीधे ठोस में चले जाते हैं। तो द्रव नहीं जब होता है चेंज तो हम लोग उसको एक नाम देते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो में बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु के नमूने का हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा सुर्ख बर्फ? इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, चूंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो कुछ रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका भी आंसर ए होगा, ऊर्ध्वपातन। परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है? मतलब उनका नाभिक जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका होगा आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग जानते हैं प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और ये दोनों से मिलकर ही नाभिक के बनते हैं। तो इस तरह से केमिस्ट्री का जो वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है उसको आप लोग रेगुलर देखिए, ये सब सारा सवाल का जवाब आप उसको देखने के बाद बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन बोल रहा है न्यूक्लियस में, तो ये तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला तो ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, ये तो ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। और इस तरह से हम लोग मानेंगे कि आंसर जो है सी का सही होगा। उसके बाद हम लोग 52 आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? फिर से यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ये एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बोल रहा है, एटम देख रहा है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का भाग है, प्रोटॉन परमाणु का भाग है, न्यूट्रॉन परमाणु का भाग है, फोटोन जो है परमाणु का भाग नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका फोटोन होगा। एक प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में किसमें मिलता है? तो देखिए खनिज यौगिक, यौगिक किसको कहते हैं? जो कि एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि H2O एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। खनिज मिश्रण, मिश्रण क्या कहते हैं? जैसे आपका जल हो गया और पानी हो गया, सॉरी पानी हो गया और चीनी हो गया, ये दोनों का जब मिलता है तो एक तरह का मिश्रण बनता है। तो इसमें देखिए ये हो गया। अब प्राकृतिक तत्व कैसे हो गया? जैसे कि कॉपर, ये प्राकृतिक तत्व हो गया, या हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब तत्व के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु, तो देखिए कॉपर अगर आप लीजिएगा तो कॉपर का ही परमाणु आपको देखने को मिलेगा, हीलियम लीजिएगा तो हीलियम का ही परमाणु देखने को मिलेगा, अगर हाइड्रोजन लीजिएगा तो हाइड्रोजन का परमाणु ही देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग वीडियो में भी बताया गया था आप लोगों को केमिस्ट्री वाला, कि जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए अगर आप वो पढ़ने के बाद सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? मतलब यहाँ नाभिक की खोज के बारे में दिया जा रहा है कि नाभिक की खोज कौन किए थे? तो रदरफोर्ड किए थे। सारा चीज वीडियो में उपलब्ध है, आप लोग धीरे धीरे वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको देखिए और उसके बाद ये सब सवाल आपके लिए बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये चैडविक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ ड्यूट्रॉन नहीं है, बाकी जो है वो आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है आपके परमाणु के अंग वहां पे एक तरह से या कण कह सकते हैं वो मौजूद रहते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित युग में कौन सा एक कण प्रति कण है? कण प्रति कण है एंटी मैटर के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में वीडियो में आपको डिस्कस किया गया है। और इसका जो एंटी मैटर होगा इलेक्ट्रॉन का, वो पॉजिट्रॉन होता है। तो ये स्पष्ट है, इसके बारे में वीडियो में भी बताया गया है, इसको ध्यान में रखिए। इसका आंसर आपका ए होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलाने के लिए दिया गया है जीरो मास करके, फिर फ्रैक्शनल चेंज करके दिया गया है, फ्रैक्शनल स्पिन करके दिया है, इंटरनल चेंज करके दिया गया है। इन सब के बारे में डिटेल में आपका वीडियो में उपलब्ध कराया जा रहा है धीरे धीरे। वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये सब सॉल्व कीजिए, तो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऐसे आंसर होगा, आपका जीरो मास जो होता है वो आपका न्यूट्रॉनों का जो होता है वो जीरो मास होता है। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे कि फ्रिक्शनल चार्ज जो होता है, फ्रिक्शनल चार्ज जो होता है वो क्वार्क में आपका होता है। उसके बाद है फ्रिक्शनल स्पिन जो होता है आपका पॉजिट्रॉन में होता है। और आपका इंटीग्रल स्पिन जो होता है वो फोनॉन में होता है। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अल्फा कण धन आवेशित होते हैं? तो हाँ, होते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण का बौछार हम लोग देखे थे सोने के पन्नी में। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? दो प्रोटॉन के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, दो पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो यहां में से यही आंसर आपका सही होगा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, क्योंकि हीलियम जो आपका अल्फा कण होता है वो हीलियम आयन होते हैं, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं? निकले होते हैं। तो इसका जो होता है नाभिक के बराबर, तो हम लोग जानते हैं हीलियम में जो होते हैं दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 4 AMU होता है। और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यही अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, क्योंकि इसका द्रव्यमान के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, हीलियम के नाभिक के में क्या होते हैं? जस्ट पुराना इससे पहले वाला सवाल में है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये बहुत आसान सा सवाल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 61 में, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। अल्फा जो होता है वो तो H प्लस आयन दिखाता है, He प्लस आयन दिखाता है, हीलियम आयन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे बीटा कण होगा। बीटा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के सदृश होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका दिखाते हैं। आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 62, निम्नलिखित परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम में नियंत्रित होता है? अफबाउ सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। तो इसके बारे में आपका वीडियो में बताया जा रहा है, अफबाउ सिद्धांत द्वारा ये चीज है। ये जब भी हम लोग यहाँ पे सेल भरते हैं SPDF, तो ये सारा चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं, प्रिंसिपल। अगला सवाल है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के संदर्भ में हम लोग करते हैं। ये सब सारा चीज वीडियो में उपलब्ध, बार बार कहा जा रहा है कि वीडियो आप लोग देखिए, तो ये सब सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये लंबा, फिर वीडियो जो होगा वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या जो ए हम लोग निकालते हैं वो किसके निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन यहाँ पे बोल रहा है दो, न्यूट्रॉन बोल रहा है दो, तो यहाँ टोटल हो जाएगा आपका 4। इस तरह से यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी कि ए जो है वो कितना होगा? इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? दोनों को जोड़ देते हैं, 18 प्लस 20 जो हो जाएगा वो आपका 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? देखिए, यहाँ पे बोल रहा है प्रोटॉन जो है वो इक्वल रहेगा और न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आइसोबार कहेंगे। देखिए, आइसोबार तो नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों सेम नहीं रहेगा तो इसका एटॉमिक मास जो होगा वो सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा तो आइसोबार नहीं कहेंगे। आइसोमर जो होता है वो भी नहीं होगा। आइसोटोनिक जो है वो, और आइसोटॉप्स जो हो गया यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर आंसर होगा वो आइसोटॉप होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सी आपका कार्बन 12 और कार्बन 14 का।
यहाँ देखिए प्रोटॉन का यहाँ संख्या दोनों में 6 है, और हम लोग जानते हैं ये जो आपका एटॉमिक मास आता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, तो समझिए यहाँ पे प्रोटॉन अगर 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पे अगर प्रोटॉन यहाँ पे 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो प्रोटॉन का संख्या यहाँ पे 6 होगा। और साथ ही में न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ पे कितना जोड़े कि हम लोग को 14 मिल जाए, तो 8 हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। हाँ 8 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये जो है 14 आपका आंसर मिलता है। देखिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे वही कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम है। ये क्या कहते हैं, आइसोटॉप। तो जैसे कि ये कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है आइसोटॉप है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आइसोटॉप हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आइसोटॉप। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइसोटोप से ही संबंधित सवाल है। समस्थानिक निम्नलिखित होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, परमाणु भार। अभी ये बताया परमाणु भार जो होता है वो भिन्न होता है, लेकिन क्रमांक संख्या जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि कार्बन 16 और कार्बन 12 के अंतर्गत में हम लोग यहाँ पे देखे थे कि दोनों का यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है सेम है, बट मास जो है वो। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, प्रोटॉन की संख्या वही है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे भिन्न होती है। ये पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसको ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 69 का, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन समूह है। सम न्यूट्रॉनिक में आपको देखना है न्यूट्रॉन का संख्या जहां इक्वल हो उसको हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो इसको आपको कैलकुलेशन करना होगा, देखना होगा कि न्यूट्रॉन का संख्या कहां पे इक्वल पाया जाता है। तो सिंपली आपका जो एटॉमिक मास रहता है उसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर दीजिए, तो आपका जो नंबर आना चाहिए न्यूट्रॉन का वो हमेशा सेम आना चाहिए। अगर तीनों में सेम आता है तो समझ लीजिए वो आइसोटोन है। तो हम लोग तो अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग जो आंसर है डी उसी को हम लोग करके चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 14 है और 6 है, तो 14 मास में अगर हम 6 माइनस करें तो यहाँ पे आपको 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन 15 है, उसमें 7 माइनस करें तो भी 8 आएगा, और ऑक्सीजन 16 है, इसमें भी -8 करेंगे तो 8 आएगा। तो देखिए ये तीनों जो आएगा न्यूट्रॉन जो है सेम। आपको एग्जाम में चेक कर लेना है चारों ऑप्शन में, क्योंकि ये तो पता नहीं चलेगा, तो ये हम लोग को अभी टाइम कम लगे इसलिए डायरेक्ट आंसर को हम लोग चेक किए। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि तीनों जब सेम आ रहा है तो हम कहेंगे ये क्या है, तो टोन है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डाल्टन सिद्धांत दिया गया था। ये तो बहुत इजी है। परमाणु के आकार की त्रिज्या, परमाणु आकार या त्रिज्या क्या होती है? तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किस परमाणु की इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। ये हाइड्रोजन परमाणु का हम लोग मान सकते हैं, ऑथेंटिक में देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पे देता है। बाकी परमाणुओं की संख्या में आपका त्रिज्या में जो है वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 72। परमाणु संरचना के मूलभूत कण क्या है? मतलब वो परमाणु जो है वो किससे मिलकर बना है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बहुत इजी सवाल है, ये सारा चीज हम लोग जान चुके हैं अभी तक। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। लास्ट सवाल हम लोग सेकंड लास्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियन है? न्यूक्लियन जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बोला जाता है न्यूक्लियन, तो इसका आंसर हो जाएगा A+B। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रदरफोर्ड के अनुसार जो है वो अस्थायी होते हैं। इस तरह से हम लोग जो है आज 50 सवाल देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से प्रयास करेंगे कि जो 50 सवाल हैं उसको और हम लोग बेहतर तरीके से समझे। लेकिन आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि इसे आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप जो हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है केमिस्ट्री का वीडियो, उसको देखिए। आपको बेहतर और लंबे समय तक ये चीज जो है वो याद रहेगा, रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।